का कंसेप्ट है। जैसे मेरा एप्लीकेशन हो, प्रोजेक्ट हो, उसमें 700 API हो, तो हम यार देखो चीज़ें ज़्यादा हो जाती है तो बांट लेते हैं ना। हो सकता है हम ऐसे कर अपने प्रोजेक्ट में 10 कलेक्शन बनाए। जैसे पेमेंट की 70-80 API है, तो एक कलेक्शन बना लिया, उसका नाम क्या रख दिया, पेमेंट। कुछ मेरी उससे रिलेटेड है, मान लो प्रोडक्ट से रिलेटेड है 50 API, 50 रिक्वेस्ट, तो एक कलेक्शन बना लिया किस नाम का, प्रोडक्ट। और हाँ, प्रोडक्ट नाम का ऐसे ऐसे करके बना लेंगे तो हमारे लिए मैनेज करना क्या होगा, आसान हो जाए। हमसे कोई कहेगा प्रोडक्ट वाली में चेंज हुआ है, प्रोडक्ट वाली API चलाओ, तो हमें पता रहेगा उसी कलेक्शन में जाना है, चला देना है। इसलिए इन लोगों ने कंसेप्ट किसका दिया, कलेक्शन। और कलेक्शन के अंदर रिक्वेस्ट, कितनी रिक्वेस्ट बनेंगी, मतलब जितनी फंक्शनैलिटी होंगी लगभग उतनी रिक्वेस्ट मान के चलो। मतलब एक एप्लीकेशन में 150, 200, जैसे ये तुम्हारा जो एजाइल CRM इसी में कैट रहा है, सैकड़ों है कि नहीं है, इसी में सैकड़ों APIs हैं, जबकि बहुत बड़ा एप्लीकेशन नहीं है, बहुत बड़ा एप्लीकेशन नहीं है, इसके अंदर सैकड़ों फंक्शनैलिटी है। जानते हो बस API का कंसेप्ट क्या था, देखो पहले भी क्लाइंट सर्वर ही था, अब भी क्लाइंट सर्वर ही है। बस API के कंसेप्ट आने का मतलब ये हो गया कि फंक्शनैलिटीज को अलग अलग URL मिल गया। पहले कुछ अलग से नहीं था भाई। यूज करने का तरीका क्या था एप्लीकेशन को, जब UI यूज करते थे, तरीका है भाई लॉगिन करो, है ना, अंदर जाओ, डायरेक्ट चीजों को तुम क्या करो, यूज करो। लेकिन API ने ये कर दिया कि फंक्शनैलिटीज, हर फंक्शनैलिटी को क्या दे दिया, मान के चलो अलग अलग URL मिल गया, अलग अलग इसके, उसी को क्या बोल दिया इन्होंने, रिक्वेस्ट। जितने भी रिक्वेस्ट है सबके पास URL है कि नहीं है ना। अरे यार पहले भी यही कोड लिखा था सर्वर पे कि जो डेटा आए उसको पहले चेक करो, सही है, गलत है, सही हो तो डेटाबेस में डाल दो, गलत हो तो क्या करो, वो एरर दे दो कि भैया ये चीज सही नहीं है। आज भी वही हो रहा है, बस आज यही फंक्शनैलिटी API के फॉर्मेट में क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। डेवलपर इसके लिए API बना के काम कर रहे हैं, पहले API बना के काम नहीं कर रहे थे। आई बात समझ में। तो जितनी उनकी फंक्शनैलिटीज हैं। अच्छा, इसका एक फायदा, टाइम वाला तो तुमने देखा था कि तुम टेस्टिंग जल्दी जल्दी कर ले रहे थे। यार तो बताओ, अच्छा तुम्हारी टेस्टिंग जल्दी जल्दी होगी, इसके लिए डेवलपर बनाएगा API, ध्यान से समझना। और अगर API की अच्छा बात ही करें हम, तो एक सवाल ये उठता है ना, डेवलपर API बनाया ही क्यों। अच्छा, API में तुम लोग तो API इस समय देख भी रहे हो, तुम लोग इस समय API क्या कर रहे हो, देख भी रहे हो। तो भैया ये बताओ, अच्छा जो जो API देख रहे हो, इसमें एक चीज़ दिख रही है तुमको। कई API जैसे गेट में तो सिर्फ URL चाहिए था, पोस्ट में क्या चाहिए था, डेटा भी चाहिए था ना, हाँ बॉडी चाहिए थी कि नहीं, जेसन का डेटा भेज रहे थे कि नहीं। अच्छा, जो रिक्वेस्ट भेजते थे, जो रिस्पांस आता था वो किस में आता था, जेसन में, है ना। अच्छा, ये जो जेसन का फॉर्मेट है, क्या हाँ चेंज तो कर ही सकते हो, क्या आम आदमी नहीं समझ पाएगा, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो, देख के समझ में आ रहा है ना, कोई बहुत टेढ़ी मेढ़ी चीज़ तो है नहीं, कोई बड़ा इसमें ऑब्जेक्ट मेथड और कुछ ड्रामा तो नहीं हुआ है ना। ये सिंपली क्या है, डेटा रखने का एक तरीका, मानते हो कि नहीं। API की सबसे बड़ी खूबी क्या है जानते हो, API की सबसे बड़ी खूबी यही है, इसका डेटा लेने और देने का तरीका। डेटा किस में लेता है, जेसन। डेटा किस में देता है, जेसन। अच्छा सोचो जरा, मेरे पास एक एप्लीकेशन है, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, हमने बनाया है उसे जावा, किस में बनाया है, जावा में, और उसमें उस सॉफ्टवेयर में बहुत सारा डेटा है। तुमने एक एप्लीकेशन बनाया है, जो बनाया है तुमने मान लो पाइथन में, किसमें बनाया है, पाइथन में, और तुमको मेरे एप्लीकेशन से डेटा चाहिए, तो बताओ मेरा सॉफ्टवेयर और तुम्हारा सॉफ्टवेयर आपस में बात कर पाएंगे। यार लैंग्वेज अलग है ना भाई, ठीक है, लैंग्वेज क्या है, अलग है ना। ठीक, आओ बैठो, या उसमें देख लो, उस क्लास में देख लो। हाँ, लैंग्वेज दोनों की क्या है, अलग है ना यार, मानते हो कि नहीं मानते हो, कम्युनिकेट कर पाएंगे, दो अलग अलग सॉफ्टवेयर। लेकिन सोचो, अच्छा
ये सॉफ्टवेयर, वो जो दूसरा वाला सॉफ्टवेयर है, इन सॉफ्टवेयर से क्या इनका घर द्वार मांग रहा है? डेटा ही तो मांग रहा है, डेटा ही लेगा, डेटा ही देगा, यही करेगा ना। अब अगर सोचो ये भी इतने सुधर जाए कि डेटा लेने और देने का काम करने के लिए एपीआई बना दें। एपीआई बना देंगे तो डेटा किस में लेंगे देंगे? जेसन। और दूसरा वाला चाहे पाइथन हो, चाहे रूबी हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, जेसन तो इतना सिंपल है, हर लैंग्वेज को रीड करने आता है। हमको तुम्हारे सॉफ्टवेयर में क्या जावा में क्लास बनाए क्या मतलब है? तुम्हारा सॉफ्टवेयर बस अपने सॉफ्टवेयर का डेटा देना। अगर मेरा सॉफ्टवेयर एक एपीआई बना दे और कहे भैया रिक्वेस्ट मारो और क्या लो, डेटा लो, रिक्वेस्ट मारो डेटा लो, और डेटा देंगे किसमें? जेसन में। तो बताओ जेसन क्या पाइथन वाले रीड नहीं कर पाएंगे? कर। सबसे बड़ी पावर इसकी यही है एपीआई की, कि डेटा लेना और देना बड़े सिंपल फॉर्मेट में करता है, और उस ऐसे फॉर्मेट में करता है जिसको दुनिया की हर लैंग्वेज समझती है। जेसन को दुनिया की हर लैंग्वेज जेसन में डेटा दे भी सकती है और जेसन से डेटा ले भी सकती है। फ्लिपकार्ट में जितने ऑटोमेशन हो रहे थे, इससे भी हो जाएगा? किससे? इससे एपीआई से? हाँ, ऑटोमेशन क्या हो जाएगा? हाँ, जो काम वहाँ से कर रहे हो वो तुम एपीआई से कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास उसके एपीआई का एक्सेस होगा तब नहीं। तुम्हें क्यों देंगे? तुम्हें वो लोग नहीं देंगे ना, तुम्हें नहीं देंगे भाई। उनकी कंपनी में जो काम कर रहे होंगे, हाँ बिल्कुल, वो लोग चेक कर सकते हैं, उनके पास एक एपीआई। जैसे अभी तुम लोग क्या करते हो, मोबाइल लो टू हाई कर देते हो ना, दाम से मोबाइल शॉर्ट हो जाती है, कम दाम वाला पहले। उनके पास भी ऐसे कोई एक एपीआई, एक रिक्वेस्ट होगी, वही रिक्वेस्टवा में डालते होंगे अपना कि हमें कैसा लो टू हाई चाहिए या क्या चाहिए, असेंडिंग डिसेंडिंग क्या चाहिए, और मारते होंगे फट से। जितने मोबाइल आते होंगे अपने आप क्या आते होंगे? शॉर्टेड आते होंगे। सबसे पहले कम दाम वाला उससे ज़्यादा दाम वाला उससे एकदम होगा। क्लियर है एपीआई की? अच्छा, ये बताओ, और एक चीज़ ये भी बता दें, ये क्या है भाई, जो पीछे का कोड लिखा है, देखो सर्वर का कोड पहले भी था, सर्वर आज भी है, पहले भी लिखा जाता था कोड, आज भी लिखा जाता है। बस आज कोड लिखने का डेवलपर्स ने तरीका बदल दिया, वो डेवलपमेंट उन्होंने एपीआई के फॉर्मेट में करने लगे। उससे क्या फायदा हुआ? उस डेवलपमेंट में डेटा लेने देने का काम किससे करने लगे? जेसन से। इसका फायदा ये हुआ, अब ये कहीं भी आसानी से यूज हो सकता है, उसकी यूटिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। अच्छा, एक एग्जाम्पल पे और आते हैं, जरा ध्यान से सुनना। पीएनआर नंबर तुम्हारे पास अगर है तो तुम जाके आईआरसीटीसी की साइट पे जाके सर्च मार सकते हो कि नहीं? आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कि तुम्हारे टिकट का स्टेटस क्या है, दुनिया में कितने लोग हैं, लाखों लोग इंडिया में हैं, करोड़ों लोग जो ट्रेन की टिकट रोज क्या कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं ट्रेन में और ट्रेन सर्च कर रहे हैं, पीएनआर नंबर। सब लोग जाके आईआरसीटीसी से करेंगे तो आईआरसीटीसी के ऊपर बर्डन क्या होगा? बढ़ेगा ना, उनके ऊपर लोड बढ़ेगा ना, सब लोग वहीं जाकर सर्च करेंगे। अब आईआरसीटीसी वालों का दिमाग देखना, अब आईआरसीटीसी वाले ऐसा भी कर सकते थे, आईआरसीटीसी वाले क्या किए, अब सोचो, लेकिन तुमने रियल लाइफ में क्या देखा है? तुम आईआरसीटीसी से भी पीएनआर नंबर सर्च कर सकते हो, यात्रा.com पे भी जाके सर्च कर सकते हो, मेक माई ट्रिप पे भी जाओ भाई, कहीं भी जाओ साइट पे, वो कहेंगे पीएनआर डालो, हम बता रहे हैं तुमको। उनको उनके पास आईआरसीटीसी का सर्वर है? नहीं है। अगर एपीआई वाला दुनियादारी नहीं रही होती तो जानते हो क्या होता? आईआरसीटीसी वाले चाह रहे हैं कि हमारे ऊपर सारा लोड ना आए, अपना लोड वो थोड़ा क्या कर रहे हैं, और वो लोग भी चाह रहे हैं भाई हम भी दिखाएं, हमारे कस्टमर बढ़े, जो दूसरी साइटों वाले हैं। तब यात्रा वाले पहुंचे इनके पास, या आईआरसीटीसी बुलाए, जो मेन लोग हो, आ जाओ भाई, सब लोग क्या कर सकते हो आज से, हम तुमको, मेरे पास मेरे डेटाबेस में है उस आदमी के टिकट की एक्चुअल स्टेटस क्या है, और 5-6 लोग को क्या दे दिया? एक्सेस दे दिया, लो भैया मेरे डेटाबेस में सब रहेगा, निकाल लेना। अब यात्रा वाले क्या कमीने, मेक माई ट्रिप वाले क्या कमीने, उसने तो कहा था मेरे डेटाबेस से बस वो निकाल के ले आना, क्या? पीएनआर नंबर का स्टेटस, वो जाके घुस के और 3 पास करने लगे। होगा ना? आईआरसीटीसी कभी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा। अब आज सोचो आईआरसीटीसी ने क्या किया? आईआरसीटीसी ने जो डेवलपमेंट करवाया, किस में करवाया? एपीआई में। 200 फंक्शनैलिटी थी तो 200 क्या बनवाई? एपीआई।
हर फंक्शनैलिटी का, हर एपीआई का, हर रिक्वेस्ट का क्या है, एक यूआरएल। 200 हो गए क्या यूआरएल। 190 एपीआई ऐसी थी जो आईआरसीटीसी किसी को देना नहीं चाहता था। 10 फंक्शनैलिटी ऐसी थी जो चाहता था दूसरों को दे दें। तो जानते हो क्या है, 10 एपीआई को ऐसे सिस्टम पे रखवाया और कहा पब्लिक वाले तुमको जो यूज करना है वहां से यूज कर सकते। ये एपीआई के उसने क्या किया, 190 एपीआई को एक सिक्योर्ड सिस्टम पे क्या किया, रख दिया, और 10 को एक अनसिक्योर्ड पे, कहा भाई वहां से उठा लो। अब वो सेफ है ना। अब पहले अगर हम 200 चीज़ थी यही मेरी, हम उनको चाबी दे दिए तो वो 10 चीज़ उनको उठानी थी, लेकिन वो फालतू चीज़ें भी उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, जो उनको उठाना नहीं है तो मौका क्यों दें। 10 चीज़ उनको देना है तो 10 चीज़ अलग जा, वही है एपीआई। अब सोचो, अच्छा फिर सोचो अब जरा होता कैसे है। तुम पहुंचे यात्रा.com पे, किस पे, यात्रा.com पे। तुम वहाँ पहुँचे, डाल उठाए अपना पीएनआर नंबर, टिकट में से देखा, वहाँ टाइप किया और क्या किया, सर्च बटन पे क्या किया, क्लिक किया। रिक्वेस्ट किसके पास गई, आईआरसीटीसी के पास? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रिक्वेस्ट गई यात्रा के पास। रिक्वेस्ट यात्रा.com के पास जाएगी ना भाई। भाई यात्रा.com खोलोगे तो कहाँ से दूसरे के पास जाएगी रिक्वेस्ट? पहले तो रिक्वेस्ट किसके पहुंचेगी पास, यात्रा। अब यात्रा.com ने रिक्वेस्ट में से पीएनआर नंबर निकाला और यात्रा.com को पता है कि आईआरसीटीसी की पीएनआर बनाने वाली एपीआई का एड्रेस क्या है। आई बात समझ में? तब यात्रा वाले ने क्या किया, एक बनाई क्या, जेसन, और वो जेसन भेजी किसके पास, आईआरसीटीसी की उस एपीआई के पास। आईआरसीटीसी के एपीआई ने वो जेसन में से निकाला क्या, पीएनआर नंबर, गया डेटाबेस में सर्च मारा, वहाँ से जो उसकी उस समय की सिचुएशन थी कि सीट नंबर ये है कि वेटिंग है कि कंफर्म है, क्या जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन डेटाबेस से निकाला। निकालने के बाद जेसन में डाला और फिर जेसन को भेज दिया किसके पास, यात्रा के पास। यात्रा वाले भी जानते हैं कैसे जेसन को रीड करना है। जेसन में से ये इन्फॉर्मेशन निकाली, उनके टिकट का स्टेटस, और अपने HTML में मिला के UI पे क्या कर दिया, भेज दिया, तुमको दिखने लगा। सोचो, जबकि आईआरसीटीसी हो सकता है पता नहीं किस लैंग्वेज में बनाओ, और यात्रा.com जाने किस लैंग्वेज में बनी है, मेक माई ट्रिप जाने किस लैंग्वेज में बनी है, कोई टेंशन नहीं। क्यों कि मेन कंसेप्ट किसका, एपीआई का। तो एपीआई की भी पावर क्या, उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी सादगी, उसकी पावर है क्या, कि सिर्फ वो जो डेटा लेता देता बहुत सिंपल फॉर्मेट में है, और दुनिया में सब जानते हैं उस तरह से उससे डेटा कैसे निकाला जा सकता है, उस तरह से डेटा कैसे भेजा जा सकता है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि नहीं? इसलिए एपीआई है। क्लियर है? अच्छा, एपीआई, और एपीआई की सबसे बड़ी पावर यही है यार। वैसे बताओ, एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से क्या लेगा देगा, डेटा ही ना। अब हम .NET में कोड लिख रहे हैं और डेटा मिल रहा है, वहाँ जावा का कोड लिखा है। अब .NET से हम जावा का मेथड कैसे कॉल करें? कोई हमें अपने कोड का एक्सेस नहीं देगा ना। लेकिन हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, एपीआई वाला जमाना चल रहा है, आपको यूआरएल दे देंगे, आपसे कहेंगे हमको ये चीज़ रिक्वेस्ट भेज, तुम लोग नहीं भेज रहे हो, बताओ तुम लोग क्या कुछ अलग कर रहे हो भाई? बना रहे हो, वो कॉन्टैक्ट बना रहे हो तो क्या कर रहे हो, यहाँ से डेटा जेसन में बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? फिर क्या कर रहे हो, सेंड बटन पे क्लिक कर रहे हो, इस यूआरएल पे क्या जा रही है, रिक्वेस्ट जा रही है, रिक्वेस्ट में डेटा जा रहा है, सर्वर पे जो रखा कोड है, एपीआई जो है उस पे वो कोड है भैया, एपीआई में उसने कोड लिखा हुआ, उसका जावा बनाया हो, उसका पाइथन बनाया, जिसमें बनाया हो, तो वो पता भी नहीं है। वो क्या करेगा, उसका कोड इस जेसन को क्या करेगा, डेटा को क्या करेगा, रीड करेगा, निकाल देगा सब कुछ, तुम्हारी इंफॉर्मेशन, स्टार वैल्यू क्या है, फलाना क्या है, नाम क्या है, गांव क्या है। इसके बाद डेटाबेस में एक इंसर्ट की क्वेरी चलाएगा और ये सारा डेटा जाके डेटाबेस में क्या करेगा, स्टोर कर देगा, और रिस्पॉन्स में ये दे देगा कि हम ये डेटा बनाए हैं, उसकी आईडी। आ रही बात समझ में? कुछ इस तरह से डेवलपमेंट है। क्लियर है? अच्छा, तब एक बात और, थोड़ी सोचने की कोशिश करो। एजाइल सीआरएम ओपन है?
अच्छा ये तो उसका वो है, हाँ ये तो ये है एजाइल CRM। अगर मान लो तुम्हारा ओपन हो, अच्छा तुम लोग क्या क्या एजाइल CRM पे किए हो, चाहते हो क्रिएट कॉन्टैक्ट किए हो सब लोग, APIs तो किए हो, UI से भी देखे हो कि नहीं, UI पे जाओ, न्यू बटन होगी क्लिक, क्रिएट कॉन्टैक्ट बटन होगी क्लिक करो, जाओ भरो और सेव बटन पे क्या करो क्लिक करो और कॉन्टैक्ट बन जाता है ना। अगर जाके उनके सर्वर पे देखोगे तो डेटाबेस में वो चीज़ ऐड हो गई होगी। क्लियर है? तो आज अब ये जान लो, कहाँ गया, ओपन ही करते हैं, क्या है ड्रिप, क्या नाम, ऊपर वाला सर। ना डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, हम एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हैं, ये है। आ गया भाई, देखना जरा, बहुत जरूरी बात है। यहाँ आ गए, चलो भाई, यहाँ क्या है, चलो सेल्स में है, रिफ्रेश करना पड़ता है वैसे। बहुत ज़रूरी बात समझनी है। आप लोग ये 5-6 चीज़ तो समझ ही गए हैं ना, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ये और कुछ उससे हो जाता है, ये भी देखिए, फर्जी नहीं था, ऐसा नहीं कुछ फर्जी है याद करने को बोला जा रहा है, आपने उसका असर होते हुए देखा है ना, इन्फॉर्मेशन निकाल के लाया है, इन्फॉर्मेशन डाला है, इन्फॉर्मेशन अपडेट किया है, सब कुछ किया है। अरे क्यों नेट नहीं चल रहा? नीचे वाला सर्वर हो गया? कहाँ गया भाई? ऐड कॉन्टैक्ट आ गया ना, क्लिक हो गया। अब यहाँ जरा एक काम करते हैं, इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, चलो ठीक है। और सेव बटन पे क्या करना है? बन गया ना भैया? तो पहले एक जान लो, एक बात बन गया ना। अब जान लो क्या हुआ है। जब तुम सेव बटन पे क्लिक किए हो तो ये क्या किया है, ये जाके API को क्या किया है, कॉल किया है। किस API को? इसी को। कहाँ गया? ये देखिए भाई, इसी को। आपको लगता है ना कि आप यहाँ UI से काम कर रहे हो। जब आप UI पे काम करते हो तो जो रिक्वेस्ट होती है वो सीधे किसके पास जाती है? API के पास। और API जाके इस इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में इंसर्ट वाली क्वेरी डेटाबेस में डेटा डालती है ना, सेलेक्ट वाली निकालने को होती है। इंसर्ट वाली क्वेरी वो API का कोड डेवलपर का लिखा हुआ चलाएगा और वो डेटा डेटाबेस में ऐड हो जाएगा। बिल्कुल। तुम UI यूज कर रहे हो ना, UI भी अंदर किसको कॉल कर रहा है? API को। समझ रहे हो? और वही चीज अगर API का एड्रेस तुम्हें यहाँ डायरेक्ट मिल जाए, API का एड्रेस क्या मिल जाए? डायरेक्ट मिल जाए, तो ये जो मुखौटा है इस मुखौटे की जरूरत नहीं है। UI क्या है? मुखौटा ही तो है। डायरेक्ट API को कॉल वैसे करें। बिल्कुल, तुम देखे भी तो
तुम यहाँ से भी अकाउंट बनाए कि नहीं, यहाँ से भी कॉन्टैक्ट बनाए, वहाँ से भी बनाए। यहाँ वाला जो बना, याद रखो, ये यूआई वाला जाके पीछे एपीआई को कॉल किया। एक काम करते हैं, जरा फिर से इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं, एक जगह और दिखाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्लास जरा ध्यान से देखना। एक काम करते हैं, फिर से आते हैं उसी पे। एक अकाउंट क्या है, कॉन्टैक्ट्स है, इसमें चलो भाई कॉन्टैक्ट्स पे आ गए। क्या किए, ऐड कॉन्टैक्ट किए, ठीक। इसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल दिए, ठीक, और डाल दिए और से अच्छा एक काम करते हैं, इन सब के पहले कंट्रोल शिफ्ट आई, ये तो जानते हो ना, इंस्पेक्ट करना, ध्यान से देखना। यहाँ एक चीज़ और दिखाई देगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं आजकल इस चीज़ को। क्या दिख रहा है, नेटवर्क दिख रहा है, पहुँच जाओ नेटवर्क में। समझ गए कैसे इंस्पेक्ट करना है और कहाँ जाना हो, तो जानते हो इंस्पेक्ट करना तो पहले से जानते हो, बस तुम्हें जाना है किसके अंदर, नेटवर्क। ना दिखाई दे, इस पर क्लिक करना, दिख जाएगा कौन, नेटवर्क। नेटवर्क में दिख रहा है, एक मिनट, ठीक। और यहाँ पे क्या है, सेव बटन। कुछ लिखने लिखने लगा कि नहीं लिखने लगा, लिखने लगा। अरे कुछ पहचान वाली चीजें दिख रही हैं, 400 दिख रहा है कि नहीं, 204 35 कुछ दिख रहा है, देखो 302 फलाना ढिमाका, स्टेटस कोड। हाँ, स्टेटस कोड किसका होता है, एपीआई का होता है ना, देखो ध्यान से। और यहीं पे तुमको जो तुम डेटा भेजे हो, क्या क्या भेजे हो, सॉरी, जो डेटा भेजे हो, ये है ना कॉन्टेक्स्ट में, जरा ध्यान से देखना। इधर दाहिने बाएं दाहिने जाओ, हेडर्स, पेलोड, बॉडी को आनंद सर हो, सतीश आएगा तो पेलोड बोलता होगा ना, जेसन के डेटा को पेलोड बोलते हैं, जो जेसन रिक्वेस्ट में भेजते हो, पेलोड में जाओ। यही सब तो भेजे थे तुम अभी, कुछ दाहिने बाएं हम लिख रहे थे ना, उल्टा सीधा यही सब लिखे थे ना, उल्टा सीधा आया कि नहीं आया भाई। यूआई के पीछे एपीआई की कॉल होती है, तुमको दिखता है यहाँ बस ये चेहरा रंगा पुता कि भैया यहाँ नीला हरा लाल पीला है, लेकिन पीछे जाने के बाद सब वही है। रिक्वेस्ट यहाँ से जाएगी और पीछे एपीआई अब वही है। तो आखिर बताओ असली काम कौन कर रहा है, एपीआई है, इसीलिए तो एपीआई टेस्टिंग आई। अरे नौटंकी, यहाँ टेस्ट करने में क्या कर रहे हो, डायरेक्ट उसी को टेस्ट कर लो, पता चल जाएगा सही काम कर रहा। अगर वो नहीं सही काम कर रहा है तो कहाँ सही करेंगे, तो वही नहीं सही से काम कर रहा है तो ये कहाँ सही से कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एपीआई टेस्टिंग पिक्चर में आई। सब ये हो यही रहा है भाई, कहीं भी कुछ भी करते हो यार। अरे हम कह रहे छोटा सा ये लो, ऐसा नहीं, कॉन्टैक्ट बनाएंगे तभी होगा। फिर आपको दिखाते हैं, नेटवर्क में आ जाइए। चलो होम पे क्लिक करें, यहाँ भी देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा एक चीज़ और देखिए, जरा दिमाग लगाइए। होम खुलने के बाद होम आ गया, खुल गया कि नहीं खुल गया, तो एक मिनट थोड़ा सा करते हैं। होम खुल गया कि नहीं खुल गया, होम में ऑटो फोटो सब आई ना, सबका जिक्र है यहाँ, सब आई होंगी फोटो सोटो सब के लिए। 200 300 400 आ रहा ही नहीं, कुछ गड़बड़ी होगी तो 400 आ जाएगा, 500 आ जाएगा, नहीं तो 200 आएगा। फोटो फोटो सब आ रही है। आ रही बात समझ में, एपीआई ही है पीछे सबके। पहले भी डेवलपर का कोड था, पहले भी यूआई से रिक्वेस्ट जो सर्वर पे जाता था, डेवलपर का कोड चीज़ों को मैनेज कर। अब वो लोग वही कोड को एपीआई के फॉर्मेट में कर दिए, चीज़ अलग अलग हो गई भाई। पहले एक ही साथ था तो सब कुछ एक ही सिस्टम पे रखते थे, तो सिस्टम पे क्या हो जाता था, कितनी पावर का सिस्टम लाया स्लो,
अब आज चीज़ों को जब एपीआई में बांट दिए हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, लोड डिवाइड कर दें, 50 एपीआई 50 फंक्शनलिटी इस सिस्टम पे डाल दें, 50 एपीआई 50 उस पे सर्वर पे ऐसा कर दें, यहाँ का लोड भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। बहुत फायदे मिले एपीआई के, तभी एपीआई चारों तरफ हुआ। आई बात समझ में? तो बताओ असली लॉजिक कहाँ लिखा है? एपीआई। तुम ये यूज कर रहे हो तब भी वही कॉल हो रहा है, और तुम ये यूज कर रहे हो तब भी वही कॉल हो रहा है। और एक बहुत बड़ा फायदा बताएं, पूछेंगे जरूर इंटरव्यू में, एपीआई टेस्टिंग करते क्यों? तो कई फायदे समझ में आए ना? फास्ट है कि नहीं है? पहले तो बताना भैया जो फास्ट है एपीआई डेवलपर। दूसरा, एपीआई टेस्ट कर लेंगे भाई, फंक्शन जो डेवलपर का लॉजिक है, जो डेवलपर का कोड है, असली जो लॉजिक है वो उसमें किसमें लिखा है? एपीआई में। वो यूआई में थोड़ी लिखा है, यूआई तो चेहरा मेरा है बस। तो हम एपीआई टेस्ट कर लिए, अगर एपीआई लॉजिक सही चल रहा है तो एप्लीकेशन भी मोस्ट प्रॉब्ली क्या है, सही ही चलेगी। भाई कुछ दाहिने बाएं और हो जाए, जैसे क्या, यूआई अच्छे से एचटीएमएल डिजाइनर ना बनाए, चीजें एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाए, ओवरलैप हो जाए, चढ़ जाए, अलाइनमेंट सही न रहे, वो तो अलग गलती हो गई, वो अलग चीज हो गई। लेकिन फंक्शनलिटी क्या है? एपीआई में तो जो असली काम है, डेटा लेना और डेटा देना। बोलो समझ में आती है बात? अब एक और बहुत बेहतरीन फायदा सुनो इसका। सोचो, आजकल तुमने दुनिया में देख, जैसे मान लो हम एक बनवाते हैं क्या, एक सॉफ्टवेयर, किस काम के लिए? सपोज करो जूते चप्पल बेचने के लिए हम फैक्ट्री खोलते हैं, और वो बेचने के लिए क्या बनवाते हैं? एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर का मतलब एक वेब एप्लीकेशन, लोगों को लगा देते हैं। लेकिन आजकल तो चल रहा है जमाना किसका? तो मोबाइल का। सिर्फ लैपटॉप पे चलेगा तो मेरे कस्टमर कहाँ से आएंगे? तो हमने इसीलिए हम क्या बनाएंगे, एक बनवाएंगे वेब एप्लीकेशन कि भैया लैपटॉप वाले चलाएं, और एक बनवाएंगे क्या, मोबाइल ऐप, कि लोग मोबाइल में मेरा ऐप रख के तब चलाएं। बोलो, लेकिन दोनों जुतवा हमारे हम ही से खरीदेंगे ना, डेटाबेस तो मेरा ही रहेगा ना। हम क्या दोनों को अलग अलग डेटाबेस बनाएंगे? हम ऐसे बेचता है क्या फ्लिपकार्ट सामान कि 500 सामान मोबाइल वालों के लिए खरीदने के लिए है और 1000 सामान इनके लिए खरीदने के लिए? नहीं ना, वही डेटाबेस है, वही मोबाइल ऐप वाला भी यूज करते हैं। भाई अगर डेवलपर ने, उन्होंने सोचो, उनका डेवलपर जो बना रहा है, मोबाइल ऐप अलग, ऐप का अलग चेहरा है, और सॉफ्टवेयर जो वेब एप्लीकेशन लैपटॉप पे यूज होता है उसका अलग चेहरा है। एक इस पे चल रहा है, एक इस पे चल रहा है, देखो ध्यान से। लेकिन दोनों का डेटाबेस क्या है? सेम है। ऐसे थोड़ी ना है कि मोबाइल पे वो चीज खरीद पाओगे और लैपटॉप पे नहीं खरीद पाओगे। भाई डेटाबेस क्या है? बिक गया सामान तो बिक गया, आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। ऐसे थोड़ी ना कि मोबाइल से खरीद लोगे और लैपटॉप से नहीं खरीद पाओगे। मानते हो कि नहीं? क्योंकि डेटाबेस क्या है? सेम है। अच्छा एक बार और जरा सोच के देखो, मोबाइल हो चाहे वेब हो, फंक्शनलिटी तो कॉमन है। लॉगिन नहीं करोगे क्या मोबाइल में? वेब में नहीं करोगे? करोगे। रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे? करोगे। सर्च नहीं करोगे? करोगे। सब काम तो वही वहाँ भी कर रहे हो, वही वहाँ कर रहे हो। बस यहाँ चेहरा भले बदला है, पीछे की फंक्शनलिटी तो क्या है? सेम है ना। कोई पागल ही होगा आदमी जो ऐसे बनवाएगा। 4 लोग को हम हायर कर लें किसके लिए? कि भैया तुम लोग बनाना मोबाइल का और तुम लोग बनाना किसका? वेब का। 4 लोग तुम बनाओ, 4 लोग तुम बनाओ, और बनवाए तुम लोगों से। मान लो कल को फंक्शनलिटी में हमें चेंज करना हुआ तो हमें तो दोनों जगह चेंज करवाना है ना। तो इनसे भी कहेंगे तुम लोग भी मेहनत करो, तुमसे भी कहेंगे तुम भी मेहनत करो। अरे हम समझदार आदमी होते ना, हम क्या करते, जो फंक्शनलिटी चाहिए उनकी बनवा लेते। क्या हम 2 आदमी को रखते, उनसे बनवा लेते क्या? एपीआई। और वही एपीआई कहते मोबाइल वालों से तुम लोग भी यूज कर लो और वही तुम लोग भी यूज कर लो। फंक्शनलिटी तो सेम है ना यार, हमारा डबल काम क्यों करें? वैसे तो डबल लॉजिक लिख रहे थे कि नहीं? तुम भी सारे लॉजिक लिख रहे थे वेब के लिए, तुम सारे लॉजिक लिख रहे थे किसके लिए? मोबाइल के लिए। तुम अलग लैंग्वेज में काम कर रहे थे। भाई देखो, जो लोग वेब पे काम कर रहे थे, मान लो वेब वाला सिस्टम तुम जावा बनवाए थे। मोबाइल वालों का जो लैंग्वेज होती है वो अलग होती है। एंड्रॉयड मान लो उनकी लैंग्वेज क्या थी? अलग थी। iOS वालों की लैंग्वेज क्या होती है? अलग होती है। उनकी तो अलग होती है, एनसीसी में लिखते हैं कोड। लेकिन तीनों बनवाएंगे हम, फंक्शनलिटियाँ एक ही बार बनवाएंगे, एपीआई में बनवाएंगे, और वही एपीआई कहेंगे तुम भी यूज करो, तुम भी यूज करो और तुम भी यूज करो। चेंज भी करना होगा तो एक ही जगह चेंज करवाएंगे, फंक्शनलिटी बदलना होगा। है कि नहीं एपीआई का ये फायदा? अगर एपीआई नहीं रहा होता तो
तीनों अलग अलग टीम होती, तीनों अलग अलग, इसमें गड्ढ करते एकदम दिमाग खराब रहता मेरा भी उन लोगों का। पता चलता वेब के डेवलपर अच्छे हैं, मोबाइल वाले थोड़े गड़बड़ हैं, तो वेब वालों का अच्छा काम करता है, मोबाइल वालों का गड़बड़। ऐसा कुछ नहीं होता ना, सब बढ़िया से काम करता है ना। तीन लोग थोड़ी ना है, एक ही चीज है। सोचो आखिर वो आईफोन भी क्या देगा, तुम्हारा डेटा ही तो दिखाएगा, एंड्रॉयड भी वही दिखाएगा, लैपटॉप भी वही दिखाएगा ना यार। भले तीनों अलग अलग लैंग्वेज में डेवलप हुआ हो, लेकिन एपीआई तो तीनों यूज कर लेंगे। जेसन तो उसमें जेसन में डेटा भी भेज लेंगे, जेसन का डेटा ले भी लेंगे, है ना जबरदस्त चीज। इसीलिए एपीआई, बिना एपीआई का कहीं कुछ भी नहीं है। कोई भी एप्लीकेशन होगा, मतलब आज तो ये हालत है, अगर उसको वेब पे भी बनवाना है तो कहेगा नहीं भैया हम एपीआई बनवा के काम करेंगे। अरे भविष्य कौन देखा है यार, जब जरूरत पड़ जाएगी तब क्या करोगे, तब फिर से पूरा ड्रामा करोगे। इस एपीआई के फॉर्मेट में रहेगा तो कल को इसका एक्सपेंशन करना होगा, इसको एक्सटेंड करना होगा, मेरे लिए क्या रहेगा, आसान रहेगा। अब समझ में आ रही भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एपीआई, और हर एपीआई की जान है उसका क्या, यूआरएल ना, बताया गया ना आप लोगों को नहीं। और यूआरएल में भी याद रखिएगा, जैसे अगर इस यूआरएल को पूरा बोले तो क्या है ये, हाँ ये तो इसमें ये वेरिएबल सेट किया है ना। ये पूरा यूआरएल है भाई, पूरा यूआरएल ये दिख रहा है ना। इसी में इतने एरिया को डोमेन भी बोल सकते हो, और बहुत से लोग बेस यूआरएल भी बोल देते हैं। और ये हर रिक्वेस्ट का लगभग क्या होगा, भले 2000 मान ले, अरे यार फ्लिपकार्ट वाले कम से कम 2000 से ज़्यादा एपीआई बनवाए होंगे, ज़्यादा 20,000 एपीआई बनी होंगी फ्लिपकार्ट, समझ रहे हो। तो 20,000 का बेस यूआरएल क्या होगा, सेम। इसके बाद वाले हिस्से को .com .in जो भी हो, उसके बाद वाले हिस्से को बोलते हैं क्या, एंड पॉइंट। क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट। ये बताता है कि आखिर फलानवा एपीआई या फलानी चीज कहाँ रखी है, इस बेस यूआरएल में, डेव के अंदर एपीआई के अंदर, एपीआई के अंदर, कॉन्टैक्ट्स के अंदर रखी है। तो यही तो रास्ता बता रहा है ना। अगर कभी इसको गलत सही लिखोगे, जैसे देखो कुछ भी फालतू लिख दिया ना, सेंड करो, 400 आएगा, 404 आएगा, नॉट फाउंड। अरे ये चीज ही नहीं मिल रही है ना यार, रिसोर्स नॉट फाउंड या पेज नॉट फाउंड आएगा, 404 आएगा। 404 तभी आता है जब आपका एंड पॉइंट क्या होता है, गड़बड़ होता है, ढूंढ ही ना पा रहा है, क्या करे बेचारा, यही बोलेगा नहीं मिला ना। 404 बोल दे तो मतलब समझ लो तुम्हारे एंड पॉइंट में क्या है, गड़बड़ी है। और सही रहेगा तो ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, हाँ ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो ये एंड पॉइंट है ना, याद रहेगा। अच्छा, और ये समझ लेना क्या है, और कई जैसे एक आध कोई गेट रिक्वेस्ट भी है क्या, ये देखो। अच्छा इसमें भी नहीं है, अच्छा इसमें भी नहीं होगा, एक मिनट गेट, हाँ चलो अच्छा काम करते हैं। अरे ये यार ये बताओ, ये यूआरएल नहीं है ना, बेस यूआरएल क्या है, ये है ना। अच्छा मान लो इस पेज पे पहुंच जाए, लो पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, इसका यूआरएल क्या है, ये क्या हो गया इसका, बेस यूआरएल, और इधर क्या हो गया, एंड। हाँ हैश कॉन्टैक्ट भी है, उसी का पार्ट है, ठीक है। अच्छा इतनी समझ में आ रही बात। तो यार यहाँ भी दिखता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं दिखता है एपीआई में, यहाँ भी देखोगे, पेज देखोगे तुमको दिखाई देगा यार, कभी ध्यान से देखो तो सही। लो जो आ जाओ गिटहब पे, आ रहा है github.com, देखो github.com जो है क्या है, बेस यूआरएल या डोमेन है, और एजाइल सीआरएम से लेके एजाइल सीआरएम /REST-API ये क्या है, एंड पॉइंट है।
क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं हो गया अपना? चलो भाई एक चीज और देखते हैं। क्या है? सर्च और यहाँ लिखते हैं, क्या नाम लिखे कॉन्टैक्ट का या कॉन्टैक्ट्स, नाम क्या है? चलो हाँ टेस्ट, ठीक। एक मिनट यहाँ से एक चीज आपको हम दिखाना चाह रहे थे। यहाँ पे ऐसे आ रहा है। चलो यही दिखाते हैं। कई बार तुम्हें ये चीज़ दिखी होगी। अब तो एंड पॉइंट और ये तो समझते हो सब लोग ना? ये वाली रिक्वेस्ट पे आते हैं। चलो ये सब तो बना दिए हो ना? तो पोस्ट ये गेट है। अच्छा ये यूआरएल पोस्ट के लिए ना सर? हाँ हाँ, किसी ना गेट की बात कर रहा हूँ, गेट की या वैसे किसी का भी हो। जरा ये देखना, कभी तुम्हें ऐसा दिखा, कभी तुम लोग जरा जोर डालो दिमाग, कहीं देखा होगा तुम लोगों ने कि किसी का यूआरएल देखा होगा किसी पेज पे, और इसको जरा व्यू करके क्या कर देते हैं, फॉर्मेट करके क्या लिख देते हैं, वर्ड रैप। तुम लोगों ने ये देखा होगा, याद करो। बहुत लोगों का यूआरएल देखो। अच्छा इसी बताओ ये क्या है? डोमेन है या बेस यूआरएल है? ये क्या है? एंड पॉइंट। इतना ही है एंड पॉइंट। इसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क लग गया। और क्वेश्चन मार्क लगा कि नहीं, पहले ध्यान से देखो। क्वेश्चन मार्क कई बार पेजों में देखा होगा तुम अक्सर। जब अब तो थोड़ा कम दिखता होगा, पुराने एप्लीकेशन में देखो तो बहुत जगह दिखेगा। जैसे तुम मोबाइल सर्च करने गए और मोबाइल में सर्च करने में कभी कभी लगा देते हो ना, मोबाइल सर्च किए, फिर उसमें फिल्टर लगाते हो ना, लगा देते हो क्या 10,000 से कम है, या ऐसा लिख देते हो 10,000 वाला मोबाइल, या ब्रांड का नाम लगाते हो कि नहीं? क्या ब्रांड का जैसे नाम लिख दिया, क्या सैमसंग चेक बॉक्स क्या करते हो? चेक करते हो। इसके बाद जो मोबाइल लेके आता है वो क्या करता है? सारे सैमसंग के ले आता है ना। तो कभी ध्यान से देखो तो वहाँ ऐसा कुछ लिख देता होगा हैं? हाँ वहाँ भी मिलेगा, वहाँ मिलेगा। ये देखो पहले, जैसे मान लो ये है कौन सा, फ्लिपकार्ट डॉट कॉम स्लैश क्या मोबाइल क्वेश्चन मार्क, फिर लिखा होगा ना ब्रांड बराबर सैमसंग, ठीक है। और इसके बाद फिर लिखा होगा एंड, फिर लिखा होगा साइज इक्वल्स टू क्या 6 इंच का मोबाइल होता है ना, 6 इंच 6.5 इंच इस तरह। तो ये जो देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद जो ये लिखा है, याद रखना क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी लिखा रहेगा बिना बराबर के नहीं हो सकता, बिना बराबर के नहीं हो सकता, बराबर जरूर लगाओ। और इसको बोलेंगे, इसी पूरे को देखो ध्यान से, पूरे को क्या बोलते हैं? इसी को नाम देते हैं, इतने को
बिल्कुल, क्वेरी पैरामीटर यही है क्वेरी पैरामीटर। क्वेश्चन मार्क के बाद याद रख लेना, जब भी आएगा पेयर में आएगा, बराबर करके आएगा। ब्रांड बराबर, हाँ, की वैल्यू, ब्रांड बराबर सैमसंग, साइज बराबर 6 इंच। जब भी क्वेश्चन मार्क आए समझ जाना आगे जो लिखा है वो क्या है, क्वेरी पैरामीटर। और एक से, जैसे यहाँ कितने क्वेरी पैरामीटर है, 2, इसीलिए अलग किया गया है किससे, एंड से। अब देखो, अच्छा इसको जरा मिला के देखो, ये इसका क्या हो गया, बेस यूआरएल, ये क्या हो गया, एंड पॉइंट, और इसके बाद जो ये है क्या हो गया, क्वेरी पैरामीटर। पहला क्वेरी पैरामीटर है पेज साइज, वैल्यू क्या है 20। दूसरा क्वेरी पैरामीटर है कर्सर, और उसकी वैल्यू भैया इतनी बड़ी है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन मार्क के पहले वाला उसे क्वेरी पैरामीटर ना 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 ना, ये एंड पॉइंट है, जो स्लैश करके आ रहा है, रास्ता बता रहा है, और ये बता रहा है वहां से, क्वेरी पैरामीटर ये बताता है वहां से क्या उठाना। जैसे ये, हाँ, जैसे देखो, अगर तुम फिल्टर न लगाते तो शायद यूआरएल ये बनता क्या, मोबाइल। तो जानते हो क्या करता, सारे मोबाइल ले आते। जब सर्च फिल्टर लगाते हो तो इसके बाद अपने आप उसमें क्या लग जाता है, क्वेरी पैरामीटर। अब जो रिक्वेस्ट जाएगी इसके साथ क्या पहुंचेगी, क्वेरी पैरामीटर भी पहुंचेगा ना। एपीआई जो होगा निकाल लेगा क्वेश्चन मार्क के बाद वाली चीज। अच्छा, लिखेगा ब्रांड बराबर सैमसंग, साइज बराबर 6 इंच। अंदर जानते हो क्या क्वेरी चलेगी, वहाँ एपीआई के अंदर जो डेवलपर कोड लिखा होगा वहाँ ये क्वेरी चलेगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मोबाइल्स वेयर ब्रांड इक्वल टू क्या, सैमसंग, एंड साइज इक्वल टू 6 इंच। अपने आप डेटाबेस से सिर्फ वही मोबाइल छट के आएंगे जो जिनका ब्रांड क्या होगा, सैमसंग होगा, और साइज क्या होगी, 6 इंच होगी, और बाकी कोई ना आने। इसलिए क्वेरी पैरामीटर यूज होता है, और अक्सर हमेशा किसके साथ यूज होगा, गेट के साथ। किसके, गेट के साथ। और हाँ, फिल्ट्रेशन के लिए फिल्टर करता है डेटा। ये अक्सर जहां फिल्टर की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंटेड है वहां क्वेरी पैरामीटर का कंसेप्ट इंप्लीमेंटेड है। बड़ी काम की चीज है, बड़े काम की चीज है। एक बार पोस्टमैन में गेट मेथड इसी से चलाएंगे। अच्छा, हाँ, है ना पोस्टमैन में तुम्हारे, कहाँ ये कॉन्टैक्ट्स है ना, कॉन्टैक्ट्स के बाद क्वेरी पैरामीटर क्या था, कॉन्टैक्ट्स था, लो जी यही था ना, पेज साइज 20, ये डाल दोगे तो शायद जानते हो क्या फर्क पड़ने का इसके, ये अब भेजोगे ना, मान लो वहाँ 50 कॉन्टैक्ट बने होंगे, पहले अगर इतना ही रिक्वेस्ट चलाते, इतना तो 50 डेटा आता, लेकिन ये चलाओगे तो पेज, हाँ, मतलब 50 में से बस कितना लेके आएगा, क्वेरी, हाँ, क्वेरी पैरामीटर लगा दिए ना। देखो अब होता है आप 15 टोटल बनाए हैं, अगर 15 टोटल क्या किया, अनएथराइज्ड भाई, यूजर नेम पासवर्ड गलत है क्या, हेडर के बगल में नहीं, ऊपर के लेवल पे कर दो तो झंझट खत्म हो जाओ, तो जान रहे हैं, लेकिन अब कितने लेके आएगा, अब मान लो 15 बने हैं तुम्हारे, तब तो भाई 15 लेके आएगा ना वो, तब उसमें वो क्या करे, चाहे तब तो बिना क्वेरी पैरामीटर के भी 15 ले आएगा, क्वेरी पैरामीटर के बाद भी। वहाँ पे साइज एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये देखो यार, ये तो किसमें डेटा ले आ रहा है, एक्सएमएल में ना, एक्सएमएल में भी आता है, जेसन में भी आता है, तब ना भाई, यहाँ चेंज करने से कुछ ना होने वाला, बिल्कुल। देखो ध्यान से, देखो ये तो अपना दे रहा है डेटा, ये जो तुम्हारा हेडर है, हेडर बड़े काम की चीज़ है, हेडर्स के अंदर देखो ये चीज़ है, 8 हिडन है ना, उसमें क्लिक करो, एक्सेप्ट में क्या लिखा है, स्टार लिखा है ना यार, यही चेंज कर दो, इसी को लिख दो क्या, एप्लीकेशन जेसन लिख दोगे तो रिस्पांस किस में आना शुरू हो जाएगा। हेडर का भी रोल है भाई, हेडर फालतू नहीं है। एक्सेप्ट लिख दोगे, एक मिनट,
आ गया ना जेसन? ये बड़े काम की चीजें पूछते हैं भाई, ठीक है। हेडर्स का यूज, एक्सेप्ट देखो कितने काम का नहीं होता, तो फालतू आ रहा था ना एक्सएमएल में, वो अपने मन से दे रहा था एक्सएमएल, तुमको तो जेसन में चाहिए तो एक्सेप्ट में, लेकिन ये भी है अगर डेवलपर बनाया ही नहीं जेसन के लिए, बनाया ही किसके लिए है, एक्सएमएल के लिए, तब थोड़ी ना आएगा। तब तो भैया जो है बना वही मिलेगा ना। और यहाँ डेवलपर ने दोनों बना रखा, जैसा चाहिए। अगर कुछ नहीं बोलोगे तो एक्सएमएल भेज दे रहा है, और बोल के मंगाओगे तो जेसन। तो अब से क्वेरी पैरामीटर याद रहेगा आप लोगों को, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। अच्छा, क्वेरी पैरामीटर गलत हो तब क्या आएगा? जैसे 404 स्टेटस कोड, 1 मिनट पैर भी लिख देते हैं। अच्छा चलो यार, ये वैसे एक काम करते हैं, रुक जाओ। अच्छा, इसको रखते हैं क्या, सॉरी BC रखते हैं, इसका नाम बदल के क्या कर देते हैं, इस नाम का कोई क्वेरी पैरामीटर है नहीं, क्या आएगा? ये मतलब इस हिसाब से बनाए हैं, कुछ नहीं रहेगा। गलत रहेगा तो पूरा लेके चलेंगे, गलत रहेगा तो पूरा लेके चलेंगे। अगर मान लो ऐसा ना बनाए होते तब तो एक्सेप्शन आती, एरर आती, स्टेटस कोड गलत आता, क्या आता? 404 नहीं आता, 400 आता। क्या आता? 400 नहीं, 400 आता। 404 सिर्फ तभी आएगा जब एंड पॉइंट में गड़बड़ी होगी, और क्वेरी पैरामीटर में गड़बड़ी होगी जब, तो 404 आएगा नहीं। तब क्या आएगा? 400 बैड रिक्वेस्ट। तब क्या मतलब है? बैड रिक्वेस्ट, जो जनरली आती है जेसन में, कुछ गलत सही भेजे 400, हर जगह 400 मारता है ना, वही आएगा यहाँ भी। अब इसको यूज समझ में आ रहा है कि नहीं? याद रख लो, इसको टेस्ट कर लिए तो समझ लो ये चल रहा है, तो UI पे भी चल ही रहा होगा। हाँ, जनरली हम मान लेते हैं इस पे चल रहा है तो उस पे चल ही रहा होगा यार, आखिर वो भी तो इसी को यूज कर रहा है। बोलो सब लोग, समझ में आ रही बात? और आप लोगों को URL समझ में आया? URL में कितनी चीजें समझ में आई? 3 चीजें। शुरू वाले को बोलते हैं क्या? डोमेन, फिर और बेस URL, और फिर यहाँ से यहाँ तक जो था, हाँ यहाँ से शुरू होता है, ये क्या है? एंड पॉइंट। और फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद, हाँ बिल्कुल, क्वेरी पैरामीटर। बोलो, आ रही बात समझ में? अब नहीं कंफ्यूज हो गए? इंटरव्यू में कई बार यही करते हैं, एक तो URL कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, अब कहते हैं बताओ इसमें कौन कौन क्या क्या है, तो हमें बताना पड़ता है ये जी यहाँ तक बेस URL है, ये एंड पॉइंट है, ये क्वेरी पैरामीटर। एक चीज, हाँ बोलो सर, इसमें सब डोमेन भी है, जैसे एजेंट्स की आर वो तो मेन डोमेन हो गया, और उसके आगे जो बनता है वो सब, हाँ जो सब डोमेन है वो भी पूरा उसी का आएगा, बेस URL का ही हिस्सा। एक सेकंड, एक चीज और आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ देखिए जरा, एक URL देखिए। अच्छा आप लोग ना रुक जाओ, ये देखो भाई, ये वाली ट्राई की कि नहीं अभी? जरा खुद से भी तो थोड़ा ट्राई करो। अब बताओ, इसको जरा पहचानते हैं, इसमें क्या क्या है? अरे पूरा पूरा क्या होगा? पूरा तो यहाँ तक होगा ना। इतना क्या हो गया भाई? डोमेन नेम या बेस URL। इतना क्या हो गया? पूरा टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एंड पॉइंट। क्वेरी पैरामीटर क्या है? नहीं है।
लेकिन तुम ध्यान से देखो इसके एंड पॉइंट में कुछ हिस्सा बदलता है कि नहीं बदलता। जैसे आईडी, जैसे तुम्हें डेव कॉन्टैक्ट्स में से किसी कॉन्टैक्ट की आईडी पता है, ये यूज करोगे तो सिर्फ क्या आएगा, सी डायरेक्ट आईडी बदल सकते हो कि नहीं। इस कॉन्टैक्ट का चाहिए तो इनकी आईडी डालो, उस कॉन्टैक्ट का चाहिए तो उसकी आईडी डालो, है कि नहीं। तो याद रखना आज से पाथ पैरामीटर में जो चीज बदलती है, जो तुम बदल सकते हो भाई, जैसे यही सेम यूआरएल रहेगा, 10 अलग अलग कॉन्टैक्ट है, जिसका निकालना रहेगा उसकी आईडी भेजेंगे, उसका आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो ये आईडी क्या हो सकती है, बदल सकती है, बदलेगी बार बार। इसी को बोलते हैं, याद रखना ये वर्ड, जो एंड पॉइंट में बदलता हो बार बार, उसी को बोलते हैं पाथ पैरामीटर। बहुत इंपॉर्टेंट, 4 चीज पहचानना एकदम याद रखना। एकदम इंटरव्यू में पूछेंगे क्वेरी पैरामीटर और पाथ पैरामीटर में क्या अंतर है, बोलोगे साहब। क्वेश्चन मार्क के बाद जो पेयर्स में होता है, बराबर से अलग अलग, वो बराबर के साथ पेयर में होगा, और एक से ज़्यादा रहेंगे तो एंड से अलग अलग होगा, उसको बोलते हैं जी क्वेरी पैरामीटर। और एंड पॉइंट में जो रिसोर्स का एड्रेस या पाथ, जो चीज़ बार बार उसमें क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, चेंजेबल होती है, उसे बोलते हैं क्या, पाथ पैरामीटर। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट। है ये पूरा क्या, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट के अंदर हो सकता है क्या, पैरामीटर, ओ सॉरी पाथ पैरामीटर। और एंड पॉइंट के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद क्या होगा, क्वेरी पैरामीटर। क्लियर है। और एक भाई थोड़ा ठंडे दिमाग से इसे देखो, अब जैसे दिमाग काम करना चाहिए भाई, ये पागल नहीं है जो लिखे हैं, तो जरा पढ़ो 3 बार क्या लिखा है। कंपनी में भी ऐसे ही मिल जाएगा, डेवलपर बनाया होगा, ऐसे खर्रा पकड़ा देगा, कहेगा लो जी करो काम। तो तुम जाओगे ऐसे ही कलेक्शन बनाओगे, ऐसे जैसे यहाँ कर रहे हो, ऐसे ही क्या बनाओगे, एक एक करके क्या बनाओगे, सारी रिक्वेस्ट बनाओगे, उनको सबका यही यूआरएल दोगे और पढ़ोगे भैया ढंग से। क्या अच्छा बताओ, ये क्या करेगी बताओ, डेव एपीआई कॉन्टैक्ट्स एडिट टैग्स। अब देखो यहाँ पढ़ो इसको, वी कैन टैग add tag values of a contact using this call. It accepts tag values and contact ID. समझ रहे हो, ये कह रहा है कि आप किसी कॉन्टैक्ट के ऊपर कोई टैग लगा सकते हो। जैसे मेरे यहाँ टैग हैं 3-4, क्या, बड़ा कस्टमर, छोटा कस्टमर, जैसे बिग, मीडियम, स्मॉल टैग हैं। तो कस्टमर के ऊपर, कॉन्टैक्ट के ऊपर हम टैग लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हो सकता है तुम वहाँ जब नया कॉन्टैक्ट जनरेट करो, बड़ा कस्टमर है, तुम वहीं टैग में क्या सेलेक्ट कर दो, या बाद में उसको टैग को सिलेक्ट करके उसको बिग में डाल दो। तो वैसे भाई एक फंक्शनलिटी तो ये कर देगा भाई। जरा ध्यान से पढ़ो हर चीज इसमें, और इसको यूआई से जरूर कंपेयर करो। ये बड़ी मुश्किल से मिली चीज है ये, नहीं तो एपीआई जल्दी मिलती यूज करने के लिए नहीं है, मिलने के तो मिलेंगे। बता रहे हैं साइट देखो, request.in, REQRES, request.in, लेकिन फेक है, फेक एपीआई है। वो चलाओगे रिक्वेस्ट रिस्पांस करेगा, लेकिन देख नहीं सकते कि हुआ क्या और क्या। यहाँ ये बात समझ में आ रही हो, रिक्वेस्ट से पढ़ाते थे हम तो दिक्कत होती थी लोगों को, उनको लगता था कि यार रिक्वेस्ट का क्या मतलब है, क्योंकि उनके पास रियल एप्लीकेशन नहीं था। तुम्हारे पास है, वहाँ एकदम रियल बता तुमको भैया यहाँ जो कर रहे हो रहा है, वहाँ की नहीं हो रहा। तो जरा देखो ढंग से पढ़ो, ध्यान से सारा जरा। अब ये अच्छा और क्या कंसेप्ट भाई देखो, आई थिंक चलो अभी और ये 4 चीज़ तो एकदम क्लियर कर लेना आज जो हम बताइए, पाथ पैरामीटर, क्वेरी पैरामीटर, एंड पॉइंट और बेस यूआरएल या डोमेन नेम, ये 4 चीज़ कंफर्म कर लोगे। और तुम लोग को एक चीज़ ये पता है भाई, रिक्वेस्ट रिस्पांस भेजना तो तुमको पता ही है, कलेक्शन बनाना तुम्हें पता ही है, और वहाँ एक एक करके हमें वहाँ से एक एक करके एक एक एपीआई उठानी है, चलानी है। और एक चीज़ ये देखनी है, ये समझने की कोशिश करना है, देखो हवा में नहीं है, वही काम एपीआई से भी हो रहा है, तो वही काम यूआई से भी हो रहा होगा। तो तुम्हें देखना है, इससे भी करके और उससे भी करके, तभी तो समझ में आएगी फंक्शनैलिटी, तभी तो आएगी। हम लोग दोनों देखते हैं, यूआई पे भी और किस पे, एपीआई पे भी। वहाँ पूरी उसकी हेल्प है। अच्छा अब ये सब कर लोगे तुम लोग, रिक्वेस्ट भेज लिया करोगे और रिस्पांस, और थोड़ा उसको ध्यान से देखो, पढ़ना है उसे भाई,
ऑफिस में भी जाके पढ़ना होगा यार, उससे नहीं बच सकते। कुछ चीज़ों से बचने की कोशिश मत करो। और वो एकदम समझ लो रियल इन्वायरमेंट का है, ऐसे ही होती हैं एपीआई। देखो डिटेल लिखी है ना, डेवलपर लिख के दिया है। अच्छा और क्या है, और अच्छा तुम लोग एक कंसेप्ट और सीख लिए, क्या हो, वेरिएबल वाला। जरूरी था ना, नहीं करते तो पता चलता वही चीज़ या कहाँ रखते, बार बार सब में डालते ना वही चीज़, और कल को मान लो यूआरएल बदलता तो जाके सब जगह बदलते ना। इसीलिए कंसेप्ट दिया गया, वेरिएबल कंसेप्ट ही यही है ना कि चीज़ वेरिएबल में रखो और हर जगह क्या यूज़ करो, वेरिएबल यूज़ करो। और अब ये जान लो, ये जो तुम्हारा पोस्टमैन है 5 तरह के वेरिएबल यूज़ करता है। कौन कितने? 5। सबसे आसान कौन सा है जो यूज किए हो तुम लोग? ग्लोबल वाला। इसकी बात क्या होती है मालूम है? कहीं भी यूज करो। अरे जैसे तुम्हारे यहाँ बताओ सबसे आसान सबसे मस्त वेरिएबल कौन सा था? स्टैटिक वेरिएबल। कहीं से भी यूज कर लो, कोई टेंशन नहीं। वैसे ही सेम ये भी है, कहीं से भी यूज कर लो। क्लियर है? और चलो भी बताया जाएगा। एक वेरिएबल होता है इन्वायरमेंट वेरिएबल, वो अलग होता है, 2 हो गए। और एक होता है कलेक्शन वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जो अपने ही कलेक्शन में यूज हो, कलेक्शन के बाहर यूज ना हो। हाँ वो क्या है? कलेक्शन वेरिएबल। 3 हो गए। एक लोकल तो होता ही है, हाँ लोकल वेरिएबल तो होता ही है। एक क्या? चौथा लोकल वेरिएबल। क्लियर है? हाँ, इन्वायरमेंट, कलेक्शन, ग्लोबल और लोकल। और क्या हो गया? हाँ अलग है दोनों, वो अलग है दोनों, उसका अलग यूज है, उसका अलग यूज है। हम बताएंगे थोड़ा। इन्वायरमेंट देखो, कलेक्शन वेरिएबल तो आसान है। अरे इस कलेक्शन बनाओगे तो इसी कलेक्शन में यूज करोगे, दूसरे कलेक्शन में यूज नहीं करोगे, बात ही खत्म। लेकिन इन्वायरमेंट वेरिएबल ट्रिकी है, तो इसे बताएंगे। लेकिन प्लीज पहले जो कह रहे हैं ग्लोबल वेरिएबल का खूब दबा के यूज करो। और यार उसको जरा समझो। सर डेटा वेरिएबल हाँ, डेटा वेरिएबल होता होगा, चलो बता देंगे। लेकिन मेन वही यार इंटरव्यू में कलेक्शन वेरिएबल, एनवायरनमेंट वेरिएबल। और याद रखना बहुत आसान है, प्लीज पढ़ो, बहुत मुश्किल नहीं। और नहीं अगर अकेले में पढ़ने में बोरिंग लग रहा हो तो 4-6 लोग मिल के डिस्कशन कर लो एक का, और अच्छे बता दें। ऐसा भी कर सकते हो तुम लोग, जैसे 4 से 10 लोग हो, 20 लोग हो, बैठ जाओ और एक करके पढ़ना शुरू करो। और एक के लिए यहाँ रिक्वेस्ट। और देखो नाम सही से रखो यार, अब ऐसे नाम मत रखो, ये ऐसे नाम मत रखो, क्या कहते हैं, न्यू रिक्वेस्ट, नहीं रिक्वेस्ट, ऐसे पैच रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट नहीं। जो काम है, जैसा काम है, जैसे किसी का काम है कॉन्टैक्ट ले आना, तो गेट कॉन्टैक्ट रख लो। गेट कॉन्टैक्ट्स, ढेर सारे कॉन्टैक्ट ले आना, गेट कॉन्टैक्ट्स रख लो। क्रिएट कॉन्टैक्ट, पोस्ट वाले का नाम, तो सबका अलग अलग क्या रखो, नाम रखो। और यहीं बैठो बनाना चालू करो। क्लियर कर लोगे सब लोग? और सुनो फिर इसके बाद क्या करना। और तुम लोग सोचोगे यार एक लोग पे बनेगा, और वो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कलेक्शन जब बन जाएगा, इसी कलेक्शन को, जैसे इसी कलेक्शन 20-30 ऐड कर लोगे आज, इसी को राइट क्लिक करना कलेक्शन को, यहीं पे एक ऑप्शन आएगा किसका, कहाँ गया, एक्सपोर्ट का। जब एक्सपोर्ट करोगे, चलो जो भी है, एक्सपोर्ट एज कलेक्शन V2, V2.1 जो भी है, जब V2.1 ही रहने दो। और क्या करो, एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करो। कहाँ पे करना है भैया, हम डेस्कटॉप, देखो बन गया collection_1 postman_ collection। आ गया कि नहीं आ गया? ये है। और इसका वो दिखाते हैं, ये कलेक्शन है ना, तुम्हारे सिस्टम में मालूम नहीं होगा, चलो डिलीट कर देते हैं इसको। तुमको अगर सर जो बन गया सब क्या हो जाएगा, हट जाएगा, नो डाउट हट जाएगा। देखो डिलीट बटन कहाँ है, डिलीट हट गया ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर से जाना किसमें, यहाँ प्लस करके है ना, क्रिएट न्यू कलेक्शन, कलेक्शंस में जाओ, सॉरी न्यू है ना, बगल में देखो इंपोर्ट भी है, इंपोर्ट पे क्लिक करो। और यहाँ फाइल और फोल्डर्स में, जहाँ पे भी है फोल्डर में जाओ, डेस्कटॉप पे है ना भाई, सॉरी फोल्डर नहीं, फाइल, सेलेक्ट फाइल्स, और यहाँ पे कहाँ गया, ये है ना, सेलेक्ट करो, ओपन करो, आ गया। तो ऐसे एक लोग बनाओ,
बैठ के साथ में डिस्कस करके बनाते चलो, और जरा उसकी एपीआई को, उसकी डिटेल को क्या है पढ़ो। नहीं समझ में अंदजुआ नहीं आया, अंदजुआ 4-6-8 तो समझ में आएगा, बाकी फंक्शनैलिटी थोड़ी कॉम्प्लेक्स। जैसे इसमें कंसेप्ट मिलेगा किसका, डील क्रिएट करने का, तो डील ऐसे नहीं क्रिएट होगी, किसी कॉन्टैक्ट के लिए कोई डील क्रिएट होगी तो वहाँ कॉन्टैक्ट आईडी की भी जरूरत पड़ेगी। तो ना इसीलिए कह रहे हैं ठंडे दिमाग से पढ़ने के लिए क्या क्या है आपके लिए, ध्यान दीजिए। आप पहले पढ़ेंगे क्या उसके बारे में, पहले हाँ पहले यहाँ से पढ़िएगा, पहले उसके बारे में, जैसे यही है पहले यहीं से दिखेगा, अपडेट स्टार वैल्यू बाई हेड, देख लिया आपने, पुट टाइप का है, फलाना यूआरएल भैया देखो ये है, ठीक है, ऐड स्टार करके, फिर वी कैन अपडेट स्टार वैल्यू ऑफ अ कॉन्टैक्ट यूजिंग दिस कॉल, ये पढ़ना है। ये भी बता दे रहा है एक्सेप्टेबल रिक्वेस्ट रिप्रेजेंटेशन, इसका कहने का मतलब बता रहा है कि हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे, किस फॉर्मेट में जेसन भेजना। वो कह रहा आईडी भेजो उसकी कॉन्टैक्ट की और उसकी स्टार वैल्यू भेज दो जो नई वाली है, हम पुरानी वाली चेंज करके नई वाली अपडेट कर देंगे, है ना। अगर कभी एक्सेप्टेबल रिक्वेस्ट रिप्रेजेंटेशन ना दिखे, ये दिखता है तो पता चल जाता है कि आखिर रिक्वेस्ट भेजनी कैसी है, रिक्वेस्ट में बॉडी क्या होगी। वैल्यू अपने हिसाब से चेंज करो, लेकिन हाँ की आईडी ही रखोगे, वैल्यू स्टार, ये की स्टार अंडरस्कोर वैल्यू ही रखोगे। अब वैल्यू 20 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 18 भी, कॉन्टैक्ट आईडी कुछ भी हो सकती है, हो गई ना। और मान लो कभी न मिले किसी में तो घबराना मत, नीचे आना, तब एक चीज़ तुमको दिखाई देगी, क्या, कर्ल, क्या दिखाई देगा, यूजिंग कर्ल। और कर्ल में भी ध्यान से देखो, घबराना मत यार, हाइफन एच दिख रहा है तो या नहीं कि इसको तो पढ़ना ही नहीं भाई, ये टेढ़ी चीज़ है, ऐसा नहीं है। सिंपल देखो यार, वही तुम्हारा यूआरएल तो है ना, और वो जो एक्सेप्टेबल रिप्रेजेंटेशन में जेसन भेज रहे हो वही तो यहाँ है। अगर मान लो वहाँ नहीं लिखा होता तो ये देख के न समझ जाते, ये देख के तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि अच्छा इसमें यहाँ इस पुट में क्या भेजना है, वो एक जेसन भेजनी है और जेसन में ऐसे 2 चीज़ भेजनी है, वो यहाँ से भी क्योंकि किसी किसी में नहीं भी मिलेगा, तो घबरा मत जाना, इसमें दिमाग लगाना। कर्ल में, अरे कर्ल में सब लिखा होता है यार, देखो बता रहा है एक्सेप्ट क्या करेगा, एप्लीकेशन जेसन करेगा, कंटेंट टाइप ये होगा, और ये पुट है, हाँ मेथड पुट है, सब समझ में आ रहा है ना पढ़ के। और फिर क्या रिस्पॉन्स आएगा वो भी बताएगा भाई, कि सही रहेगा तो क्या होगा, गलत रहेगा तो क्या होगा। हेलो हेलो, हाँ कर्ल का तुम्हें यूज ना करना है, यही देखो, यही अगर मान लो यहाँ से इंफॉर्मेशन ना मिले, कई बार ऐसा होगा डेवलपर तुमको जो देगा ना, हो सकता है थोड़ा बहुत लिखा होगा और नहीं लिखा होगा ना, तो सीधे क्या बना देगा, सीधे एक कर्ल लिखा के दे देगा, तो कर्ल देख के भी तुम पहचान सकते हो। देखो देखो पुट है, देख के पता चल रहा है कि नहीं, यूआरएल क्या है, इतना बेस यूआरएल है, इसके बाद क्या है, ये एंड पॉइंट है, ये पुट है, और जेसन भेजनी, जेसन क्या करनी है, भेजनी। कंटेंट टाइप का मतलब होता है, कंटेंट का मतलब किस फॉर्मेट में डेटा लेना देना। जैसे देखो बताया कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, इसका क्या मतलब होता है मालूम है, जो रिक्वेस्ट भेजेंगे उसकी बॉडी हम जेसन में भेजेंगे, हाँ, और जेसन में एक्सेप्ट का मतलब है, और जेसन में क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तब देखना अगर वहाँ जेसन का बना होगा ना तो डेवलपर उसका जो की वैल्यू दे रहे थे, हाँ ना 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 ये जेसन वाला सर, हाँ ये हाँ जेसन वाला वही की वैल्यू वही तो है जो ऊपर दिख रहा है, इसलिए घबराना मत, ध्यान से देखना, ठीक है। अब इसको थोड़ा पढ़ने का आइडिया है, अब थोड़ा दिमाग भी खुल गया है एपीआई को लेके, चीज़ें हैं कैसी और सब कुछ है तुम्हारे सामने। अब चूकना मत, याद रखना वो क्या बोले, 10 गुना आसान है, अरे सिलेनियम तो उड़ा टेढ़ा है भाई, सिलेनियम तो 72 बातें थी कि नहीं, एक्स बात बनाओ, ये ऐसा होगा वैसा होगा, किसी का निकलेगा किसी का नहीं निकलेगा, कहीं विंडो हैंडलिंग करो कहीं कुछ करो, बहुत 72 ड्रामा था कि नहीं। यहाँ कुछ नहीं है, एक दिन की 5 तो चीज़ है, जितनी रिक्वेस्ट यहाँ दिख रही हैं सब 5 में से किसी न किसी टाइप की होंगी जो अभी तुम देख रहे हो, गेट पोस्ट पुट पैच डिलीट, बस यही इसी में भेजना। यहाँ न एक्सपाथ होगा, न सिंक्रोनाइजेशन की दिक्कत होगी, न वेट की दिक्कत होगी, न इम्प्लिसिट वेट चाहिए, न एक्सप्लिसिट वेट चाहिए, न मल्टीपल विंडो होंगी, न फ्रेम होगा, न पॉपअप होगा, कुछ नहीं होगा। तो जो इजी है भाई, ये उसके कंपेयर करोगे तो कॉम्प्लेक्सिटी उससे 10 गुना कम है।
और डिमांड 10 गुना इस समय ज़्यादा है। ठीक है। अभी हमसे एक लड़का बात कर रहा था कल ही, जबकि अभी कहीं था, इसके पहले भी नौकरी छूटे 18 लाख के पैकेज पे था, तो वही कह रहा था सर एपीआई यूट्यूब से तो सब पढ़ लिए हैं, इंटरव्यू भी दे ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंट, क्योंकि रियल एप्लीकेशन पे देखे नहीं। मैं कल बात कर रहा था सर रियल एप्लीकेशन पे देखे नहीं है, तो थोड़ा मतलब समझ में नहीं, मतलब ये होता है ना, आप चीज़ को देख लो तो कई बार क्या होता है दिमाग के साथ जब दिल भी उस बात को मान जाता है तो समझने में क्या होती है, आसानी होती है। कई बार दिल तुम्हारा अलग भाग रहा होता है और दिमाग अलग, तब थोड़ा सा क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, कि इसकी सुने इसकी सुने, या कई बार बेमन से सुनते तो है लेकिन मानते नहीं है, देख लेते हैं तो यकीन होता है हाँ भैया ऐसे ही होता है, कोई हवाम बात नहीं हो रही। तो ये आप लोगों का टास्क है। हम तो कहेंगे भले थोड़ी देर हो गई लेकिन जाइएगा मत, एक आध घंटे बैठिए, 10-20 रिक्वेस्ट क्लियर करिए। अरे कहीं फंसेंगे भी भाई, नहीं हो जाएगा सब, नहीं करेंगे तो कैसे पूछेंगे वो। अब हम तो नहीं 100 एक एक करके 100 रिक्वेस्ट चलवाएंगे, लेकिन वहाँ जो घर पे कमरे पे आते हैं उन लोगों ने, जो सतीश आया था उसने अच्छी बात यही की, सैकड़ों रिक्वेस्ट जितनी थी एक एक करके सब ट्राई की और कई जगह फंसा भी। और गलती वही है, पेशेंस मत खो, पढ़ो पहले ध्यान से। हम लोग को भी एक बार में बात समझ में नहीं आती। अरे नया एप्लीकेशन कोई पकड़ा दो, कहाँ समझ में आएगी यार। हम भी क्या करते हैं, समय लेते हैं चीज़ों का, हम भी क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें भी आती है। क्लियर है? तो चलिए भाई, कल फिर हम आएंगे।